दोस्तों ये भारत के भूगोल का पार्ट नंबर 13 है और इससे पहले 12 पार्ट इसके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आप सभी को वो वाले पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग वहाँ पे जाके उन सभी पार्ट्स को जरूर देख लेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो सभी जाके एक बार उन पार्ट्स को जरूर कंप्लीट कर लें, तो आपकी पूरी इंडियन जियोग्राफी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। जितनी बार मैं आप सभी को जो पार्ट करवाने वाला हूँ, अगर आप उन्हें सबको कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और किसी भी एग्जाम में आप आराम से 100% स्कोर कर सकते हैं इंडियन जियोग्राफी में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते। तो आज का अपना टॉपिक होगा भारत में परिवहन साधन। तो इसके बारे में यहाँ पे हम टोटल पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं। प्राकृतिक बंदरगाहों को हार्बर तथा कृत्रिम बंदरगाहों को पोर्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं और उन्हें कहा जाता है हार्बर, यानी जो खुद से बने किसी भी प्रकृति के कारण वो बने हुए हैं तो उन्हें हार्बर कहा जाता है। और जो कृत्रिम बंदरगाह हैं जिन्हें यानी हमारे द्वारा खुद से बनाया गया है उन्हें यहाँ पे पोर्ट कहा जाता है। तो पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर बंदरगाहों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह संघ सूची में शामिल हैं। तो याद रखिएगा, जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें भी 3 सूची बनी हुई है। तो उसमें एक जो सूची है आपकी संघ सूची, और ये जो बंदरगाह हैं बड़े बंदरगाह हैं वो संघ सूची में शामिल होते हैं। नंबर यहाँ पे देखेंगे 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर, 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर तथा 1 पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सार्वजनिक 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है। छोटे व मंझोले बंदरगाह समवर्ती सूची में आते हैं। जो कॉन्क्रीट आपकी सूची है, जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र किया गया है 3 सूचियों के बारे में। एक आपकी स्टेट होती है, एक आपकी सेंट्रल होती है और एक आपकी कॉन्क्रीट होती है। तो ये जो आपकी राज्य सूची, संघ सूची और आपकी समवर्ती सूची होती है। छोटे व मझले जो बंदरगाह आते हैं वो आपके आते हैं समवर्ती सूची में। अगर आपसे पूछा जाता है कि बड़े बंदरगाह होते हैं वो कौन सी सूची में आते हैं, तो वो आते हैं आपके संघ सूची में। यानी सेंट्रल उन्हें कमांड करती है, सेंट्रल का कमांड होता है उन पे। कोई भी मतलब राज्य सरकार उस पर अपना हक नहीं जता सकती, सीधा केंद्र के अंडर वो आते हैं। लेकिन छोटे और मझले जो होते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं और जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर देखते हैं। चलिए, इस प्रकार के कुल 187 ऐसे बंदरगाह हैं। सार्वजनिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, टोटल जो अपने बंदरगाह हैं मैंने आप सभी को संख्या बताई 13 में से अगर हम बात करें तो 6 पूर्वी और 6 उत्तरी तट पर हैं। उसमें से एक आपका पोर्ट ब्लेयर में है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 बंदरगाह जो आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। बड़े बंदरगाह जो 13 में से 3 तमिलनाडु में है। बाकी अगर छोटे की हम बात करें तो 187 बंदरगाह हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो बंदरगाह हैं आपके वो आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे देखेंगे पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो सबसे पहला आता है आपका कांडला, गुजरात। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कच्छ के रण में कर्क रेखा के निकट है। यह रसायनों के निर्यात के लिए जाना जाता है। कांडला भी एक ऐसी जेड बनाया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए, नंबर 2 पे आता है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जहां से 20% व्यापार किया जाता है। नंबर 3 पे आता है जवाहर नेहरू पोर्ट। तो नन्ना सेवा के नाम से जैसे जाना जाता है और ये मुंबई में स्थित है। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, ये कृत्रिम में हमारे द्वारा बनाया गया बंदरगाह है और ये मुंबई का जो बंदरगाह है उसके भार को थोड़ा कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया था। और इस पर जितने बार आधुनिक चीज़ें हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला देखेंगे मार्मगोवा, जो कि आपका गोवा में स्थित है। ज्वारी नदी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू बेंगलोर, जो कि आपका कर्नाटक में है। इस बंदरगाह से खुदरेमुख स्टील प्लांट से स्टील प्राप्त किया जाता है। नंबर 6 पर देखेंगे कोची, जो कि आपका केरल में स्थित है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब बात करेंगे पूर्वी तट के बंदरगाहों के बारे में। तो 6 आपके हो गए, जो कि मैंने आपको उत्तरी तट के बंदरगाह बताए थे। अब पूर्वी तट के बंदरगाह 6 हैं। तो तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। चेन्नई, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है और समुद्र पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। वर्तमान बंदरगाहों में सबसे पुराना बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नंबर 3 पे आता है एनोर। इसे कामराज पोर्ट भी कहा जाता है। यह कॉरपोरेट सेक्टर का बंदरगाह है।
नंबर 4 पे देखेंगे विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये है, लैंड लॉक पोर्ट है, ये लौह निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान इसे सुनामी से बचाती है। तो याद रखिएगा सुनामी से बचाने के लिए एक चट्टान है जिसका नाम है यहाँ पे डॉल्फिन नोज नामक चट्टान दिया गया है, वो इसे सुनामी वगैरह से बचाती है। अब देखेंगे पारादीप जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। पारादीप रिफाइनरी तथा पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड इसी के निकट है। नंबर 6 पर आता है कोलकाता, यानी जिसे कहा जाता है हल्दिया, दोनों के मध्य 1005 किलोमीटर की दूरी है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर बनाया गया है। इसका प्रयोग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन द्वारा भी किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे, हल्दिया समुद्र तट पर स्थित है। ये पेट्रोकेमिकल्स के आयात के लिए जाना जाता है। अगला आता है पोर्ट ब्लेयर, भारत का नवीनतम बंदरगाह जो कि सबसे नया है। यहाँ एक इंटीग्रेटेड कमांड की स्थापना की गई है। इसका प्रयोग सामरिक उद्देश्यों से किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में सागर तथा आंध्र प्रदेश में दुर्गाराजपट्टनम बड़े बंदरगाह प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पे ये दो पश्चिम बंगाल में अभी 2 बंदरगाह बनने हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बोला गया। पश्चिम बंगाल में अगर हम बात कर रहे हैं तो सागर, और आंध्र प्रदेश में जो बनेगा आपका दुर्गाराजपट्टनम बंदरगाह अभी प्रस्तावित हैं जिन पे काम किया जाना है। आगे देखेंगे सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। 15 अगस्त 2003 को यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसके 3 चरण हैं। नंबर 1 आता है बंदरगाहों का विकास, जहाजरानी क्षमता का विकास, और नंबर 3 पे आता है आपका देश के अंदरूनी भागों को बंदरगाहों से जोड़ना। चलिए तो ये काफ़ी जरूरी है, आपको याद रखिएगा कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो बंदरगाहों से संबंधित है। और इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई हैं वो भी आपको याद रखना है कि बंदरगाहों के विकास के लिए और जहाजरानी क्षमता विकास का, और देश के जो अंदरूनी भाग हैं उन्हें बंदरगाहों से जोड़ना। 15 अगस्त 2003 को इससे शुरुआत की गई थी। इसे उस समय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना माना गया। इस परियोजना के तहत नन्ना सेवा और कोची बंदरगाहों का विकास किया गया। सेतु समुद्रम परियोजना ये एक प्रस्तावित परियोजना है जिसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्र मार्ग का निर्माण किया जाना है। भारत और श्रीलंका के बीच कुल 70 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 22 किलोमीटर रेतीला भूखंड है। तत्पश्चात 48 किलोमीटर तक चट्टानों की श्रृंखला है। भारतीय इसे राम सेतु के रूप में जानते हैं। वर्तमान में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि जो राम सेतु है, राम सेतु को फिलहाल के नाम से एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 14वीं शताब्दी तक यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच आवागमन का मार्ग था। तत्पश्चात सुनामी में यह नष्ट हो गया। एनडीए सरकार ने सेतु समुद्रम की रूपरेखा तैयार की और यूपीए सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर इसका काम रोक दिया गया था। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो राम सेतु था पहले आवागमन का मार्ग था, लेकिन सुनामी आने के बाद वो मार्ग एकदम खत्म हो गया। 14वीं शताब्दी तक ये काफी यूज में लाया गया था, उसके बाद इसे खत्म कर दिया गया और एनडीए सरकार ने फिर सेतु समुद्रम की एक रूपरेखा तैयार की, जिसपे आगे यूपीए गवर्नमेंट ने भी काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी इंटरफेयर होने के बाद इस चीज़ को रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए कि फिलहाल इस काम को रोक दिया जाना चाहिए, तो उसको फिलहाल रोक दिया गया है। परियोजना के सकारात्मक पहलू की अगर हम बात करें तो भारतीय जहाज़ों को श्रीलंका का चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी, जिससे समय, ईंधन तथा 400 समुद्री मील की दूरी की बचत होगी। परियोजना की नकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र मन्नार की खाड़ी प्रभावित होगी। मूंगे की चट्टान का निर्माण नहीं होगा, जो कि 1/3 समुद्री जीवों का आश्रय स्थल है। श्रीलंका के बंदरगाह उजाड़ हो सकते हैं। इस क्षेत्र में मोनोजाइट की अकृत भंडार है, जिस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब आगे देखेंगे हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में 20,000 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग विद्यमान है। इनका विकास करके यात्री और माल परिवहन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये जलमार्ग नदियों एवं नहरों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। 1986 में इसी उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। अब तक कुल 11 अंतर्देशीय जलमार्गों को चिन्हित किया जा चुका है। NW1 1986 में गंगा भागीरथी नदियों पर चिन्हित किया गया। यह इलाहाबाद से हल्दिया तक 1610 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है।
NW2 1992 में ब्रह्मपुत्र नदी पर चिन्हित किया गया, सदियों से धुबरी असोम के मध्य 891 किलोमीटर की दूरी है। NW3 केरल में 1993 यानी 1993 में कोल्लम कट्टापुरम नहर में स्थापित किया गया और चंपकारा और उद्योग मंडल को भी इससे जोड़ दिया गया। कुल इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। NW4 काकीनाडा से पांडुचेरी के मध्य, कुल लंबाई है 1100 किलोमीटर। NW5 उड़ीसा से ब्रह्मणी और महानदी की सहायक नदियों तथा कुछ नहरों को आपस में जोड़ा जाना, कुल लंबाई है 623 किलोमीटर। तलचर और पारादीप जैसे प्रमुख नगर और NW4 से जोड़े जाएंगे। भविष्य में NH4 NH5 का विलय कर दिया जाएगा। NW6 असोम में, यहाँ पे असोम में बराक नदी पर लखीपुर भांगा कुल 121 किलोमीटर की दूरी को जोड़ा जाना है। आगे बात करेंगे भारतीय रेल के बारे में। तो भारतीय रेल के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। विश्व की पहली ट्रेन 1825 में ब्रिटेन में चलाई गई थी। 1851 में मसूरी में पहली मालगाड़ी संचालित की गई थी। तो याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 1825 में ब्रिटेन में चलाई गई थी और 1851 में मसूरी में पहली मालगाड़ी संचालित की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से थाने के मध्य पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी लंबाई कुल 34 किलोमीटर थी। बोरी बंदर को ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है। और पहली ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा चलाई गई थी। उत्तर भारत की ट्रेन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी द्वारा संचालित की गई थी। आज़ादी तक 53,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा चुका था। इसमें आधा ट्रैक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बिछाया गया था। रेल ट्रैक की लंबाई की दृष्टि से भारत विश्व में 6वां स्थान है। उससे पहले जितने देश आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यूएसए आता है 2.2 लाख किलोमीटर। रूस की अगर बात करें तो 1.51 लाख किलोमीटर। चीन की बात करें तो 89,000 किलोमीटर। जर्मनी की बात करें तो 87,000 किलोमीटर। कनाडा की बात करें तो 65,000 किलोमीटर। वहीं पे भारत की बात करें तो 65,000 किलोमीटर। तो 6वें नंबर पे अपना इंडिया आता है। उससे पहले 5 ऐसी कंट्री है जिनकी जो रेलवे लाइन है उनकी लंबाई भारत से ज़्यादा है। एक ही संस्थान द्वारा संचालित भारतीय रेलवे विश्व की चौथी और एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। रेलवे में कुल 13 लाख कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार को कुल कर्मचारियों का 40% हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे अगर इंडिया में अगर बात करी जाए तो रेलवे में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं 40%, जो केंद्र सरकार की कुल कर्मचारियों का 40% हैं। यूपी में सार्वजनिक 10,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। 2014 में मेघालय भी रेलवे के मानचित्र में आ गया। मणिपुर में मात्र 1 किलोमीटर तथा मिजोरम में 2 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें रेलवे ट्रैक का अभी तक अच्छी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वो पहाड़ों में और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इसी वजह से वहाँ काफ़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से वहाँ रेलवे ट्रैक अभी तक नहीं बिछाया गया है। हालांकि उस पर भी कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी स्पीड से उन पर भी बहुत जल्दी उन राज्यों में रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और बहुत ही फास्ट तरीके से रेलवे ट्रैक को फैला दिया जाएगा। भारत की पहली विद्युत ट्रेन की अगर हम बात करें तो 1925 में चलाई गई थी, मुंबई से कुर्ला 1925 में। वर्तमान में कुल ट्रैक का 30% विद्युतीकरण किया जा चुका है। यानी इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग 30% ट्रेन ऐसी हैं जो कि अभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और बाकी का अगर हम बात करें तो बाकी अभी डीजल से चलती हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें, स्टार्टिंग में जो ट्रेनें चला करती थी तो वो कोयले से चलती थी, बट उसके बाद उनका कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और उसके बाद डीजल से, और डीजल के बाद अब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी हैं। भारत में कुल 3 प्रकार के रेलवे ट्रैक हैं। एक होता है आपका ब्रॉड गेज, जो कि 5.5 फीट का होता है। एक होता है मीटर गेज, जो कि 1 मीटर का होता है। एक आपका होता है नैरो गेज, जो कि 2 और 2.5 फीट का होता है। तो आपने रेलवे ट्रैक बहुत सारे देखे होंगे, बहुत से रेलवे ट्रैक छोटे भी देखे होंगे, और जो आपके जो कॉमन होते हैं वो ब्रॉड गेज होते हैं, जो कि आपने हमेशा मैक्सिमम करके जो ज़्यादातर देखे होंगे, जो कि 5.5 फीट का आपका होता है। आगे बात करेंगे मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की योजना ही यूनिगेज कहलाती है। नैरो गेज के 3 ट्रैक हैं। तीनों ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सेट्स में शामिल हैं। तो एक कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पे आता है दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे आता है नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु। तो यहाँ पे अगर CSTC यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST जो आपका है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल विश्व का चौथा स्थल है। तो याद रखिएगा, जो कि मैंने आप सभी को बताया था, जहाँ फर्स्ट टाइम ट्रेन चलाई गई थी 1853 में
मुंबई से ठाणे के बीच में। तो ये ऐसा जो आपका रेलवे स्टेशन था जहाँ से फर्स्ट टाइम ट्रेन को भेजा गया था, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ही सबसे स्टार्टिंग में ट्रेन चलाई गई थी, और जो कि फिलहाल वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और विश्व का चौथा स्थल है। अगला देखेंगे 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। दक्षिण रेलवे को पहला रेल जोन बनाया गया। कलकत्ता मेट्रो 17वां रेल जोन है। उत्तर रेलवे ट्रैक की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे जोन है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का संचालन प्रस्तावित है। दिल्ली से आगरा के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस संचालित की जा रही है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बुलेट ट्रेन की गति 300 किलोमीटर घंटा होती है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप सभी को मिल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े पुराने नोट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं मैं आप सभी को अपडेट करा दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप सभी के वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि फिलहाल में जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ फिलहाल में ये ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। जापान 603 किलोमीटर घंटा की गति से बुलेट ट्रेन चला रहा है। इन ट्रेनों को मैंगलेव यानी मैग्नेटिक कहा जाता है। सबसे लंबा बुलेट ट्रेन चीन में है। चीन ने ही विश्व में सबसे लंबे रेल ट्रैक का निर्माण किया है, जो कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, पोलैंड और स्पेन को जोड़ता है। इसकी कुल दूरी 13,500 किलोमीटर है। भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी तक चलकर 4200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1869 से 1969 में महात्मा गांधी की जन्म की शताब्दी के उपलक्ष्य में राजधानी एक्सप्रेस संचालित की गई, और 1989 में जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस संचालित की गई। कोंकण रेलवे के बारे में जान लेते हैं। तो 1990 में मधु दंडवते ने इस प्रोजेक्ट की कल्पना की थी। दोहा यानी महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक 760 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक। तो इस पथ पर 2000 पुल और 92 सुरंगें। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो कि बरमूला से कांजीगुड़ 11 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग कारगुड़े रत्नागिरी इसी पथ से संबंधित है, जो कि 6.5 किलोमीटर है। और हथरीनन की बात करें तो कोंकण रेलवे का सूत्रधार माने जाते हैं। अब बात करें मेट्रो रेल की, तो थोड़ा बहुत मेट्रो रेल के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। 1972 में कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। तत्पश्चात दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, चेन्नई में भी मेट्रो ट्रेन का प्रारंभ किया गया। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सिटीज़ में आपको मेट्रो ट्रेन देखने को मिल जाएगी। जयपुर हो, लखनऊ हो, बहुत सारी जो सिटी हैं वहाँ पे भी मेट्रो का जो संचालन है शुरू हो गया है। वहीं पे अगर हम बात करें बेंगलुरु की मेट्रो को नमा मेट्रो के नाम से जाना जाता है। इसे JICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से निर्मित किया गया था। तो फिलहाल के टॉपिक में आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे SSC, CGL, CPO या स्टेनोग्राफर, CND या CHSL किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ऊपर आपको हमारा एक कूपन कोड दिख रहा होगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अगर आप इसका यूज़ करते हैं कोई भी क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स परचेस करने में, तो इसकी वजह से आप मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। आप सभी को बता दें अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आप सभी को मिल जाएंगे, जिन पे आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दें कि हमारी तरफ से भी बहुत जल्दी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस आने वाली हैं। उसके लिए आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ आप अनअकैडमी पे हमें सर्च कर सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से, तो वहाँ पे हमारी प्रोफाइल ID मिल जाएगी। तो फटाफट से जाएं, अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अनअकैडमी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह अगर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो फटाफट से हमारा जो ऊपर कूपन कोड आपको दिख रहा है स्टडी फॉर ड्रीम्स, इसे यूज़ करना ना भूलें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रेफर करेंगे ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप किसी भी बड़े सिटी में जाते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही किफ़ायती दामों में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। क्योंकि यहाँ पे जिन टीचर से आप पढ़ने वाले हो वो ऑलरेडी आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म आप सभी को यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे आप हेल्प लेके बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे डाउट क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, नोट्स वगैरह
हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फटाफट से चाहे कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह फटाफट से परचेज कर लें, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। कूपन कोड का यूज जरूर करें स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ही आप जाएंगे अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। और हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फटाफट से अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।